गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का द एजुकेशनल राज चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए आज का हमारा पहला एमसीक्यू हम लोग करवाते हैं। लेकिन उसके पहले डियर, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। तो डियर देखिए, एमसीक्यू पढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछा है? कर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन पूछा कि जो कर्निंग साइन है एक किससे एसोसिएटेड है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ए नंबर मेनिंजाइटिस, क्या ए मेनिंजाइटिस से एसोसिएटेड है। बी ऑप्शन है सेरेब्रल एनोरिज्म, क्या ये सेरेब्रल एनोरिज्म से एसोसिएटेड है। सी नंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और डी नंबर सीजर। तो डियर बताइए, जो कर्निंग साइन है कहाँ पे देखा जाता है, कर्निंग साइन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करें इसका, कर्निंग साइन कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए डियर, इसको आपको मैं आंसर बताता हूँ। जो कर्निंग साइन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस के अंदर। और समझ रहे हो मेनिंजाइटिस क्या होता है? ध्यान दिएगा, मेनिंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा। जो ब्रेन पेरेन्काइमा होती, ब्रेन की 3 सेल्स होती हैं, 3 लेयर होती है ब्रेन की। जो पहला लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, आउटर वाली लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। फिर एक मिडिल लेयर होती है, उसको बोलते हैं आर्कनॉइड मैटर। और फिर नीचे एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाया मैटर। और अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम बोला जाते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस में आपको देखने को मिलता है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है कि पेशेंट का जो थाई है, ये जो पेशेंट की थाई है, ठीक है, यहाँ पे एक हैमस्ट्रिंग मसल्स पाई जाती है। तो जब इसको एक्सटेंड या फ्लैक्स करेगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को पेन देखने को मिलेगा। और अगर पेन देखने को मिलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं डियर? कर्निंग साइन बोलते हैं। तो कर्निंग साइन किससे एसोसिएटेड है? मेनिंजाइटिस से देखने को मिलता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन द। ब्रोकाज एरिया कहाँ देखने को मिलता है? ब्रोकाज एरिया। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि ब्रोकाज एरिया होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ब्रेन होते हैं, ब्रेन को अगर हम 4 लोब में डिवाइड करें तो ए लोब को बोलते हैं हम लोग फ्रंटल एरिया, इस एरिया को बोलते हैं ऑक्सीपिटल एरिया, ये जो दोनों एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल एरिया। और जो मिडिल बीच में आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल एरिया। तो मैं चलिए देख रहा हूँ, आपको शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल, इसको ऑक्सीपिटल बोलेंगे, इसको फ्रंटल बोलेंगे, इसको टेम्पोरल बोलेंगे, इसको पैराइटल बोलेंगे, और ये भी टेम्पोरल एरिया होता है। तो ब्रेन में चारों एरिया का अलग अलग काम है। जो हमारा फेस दिख रहा है, फ्रंटल दिख रहा है, इसका ये फ्रंटल एरिया, ये सबसे एंटीरियर पाया जाता है। ये आपका पैराइटल लोब है। ये जो पोस्ट से दिख रहा है आप लोग इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और जो साइड में दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्पोरल लोब बोलते हैं। तब देखिए, जो ब्रोकाज एरिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोकाज एरिया देखने को मिलता है। याद रखिएगा, किस लोब में? फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोकाज एरिया देखने को मिलता है। अरे बताओ, किस लोब में? फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोकाज एरिया देखने को मिलता है। और ये जो ब्रोकाज एरिया होता है, समझ रहे हो, ये जो ब्रोकाज एरिया होता है इससे हमें स्पीच सुनाई देती। पेशेंट इससे बोल सकता है, फ्रंटल एरिया से बोल सकता है। ऑक्सीपिटल से विजुअल, यहाँ पे विजुअल एरिया होता है। जो टेम्पोरल होता है यहाँ पे ऑडिटरी एरिया होता है। और जो पैराइटल होता है यहाँ पे गस्टेटरी एरिया होता है, जिससे पेशेंट किसी को क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ए नंबर। तो आपका यहाँ पे ए नंबर देखने को, करेक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा। आपको करेक्ट आंसर ए देखने को मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका नाम है फ्रंटल एरिया। क्या नाम है इसका? फ्रंटल एरिया। तो ए नंबर डियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। टू एनहेंस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज नीडेड।
क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम है इसके अब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन इन्हेंस करता है, कौन सा विटामिन इन्हेंस करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर विटामिन ए। कौन सा विटामिन जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है? आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कौन सा विटामिन है जो कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इन्हेंस करने का काम करता है। तो चलिए, जो विटामिन के देख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ बेटा, जो विटामिन के है ए ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। किसमें? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी में काम करता है। विटामिन डी ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ रहे हो? विटामिन ए क्या करता है, ए जो होता है हमारे रेटाइना को पावर देता है ना? किसको? रेटाइना को। तो जो हमारी विजुअल पावर है उसको इन्हेंस करने का कौन काम करता है? विटामिन ए करता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो पेशेंट को क्या हो जाता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की, या ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर वो होगा विटामिन डी। विटामिन डी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? विटामिन डी देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ए नंबर है ओवरी, बी ऑप्शन है एम्पुला एंड फैलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन है यूट्रस और डी ऑप्शन है आपका विजाइना। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करें। तो चलिए, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मोस्ट कॉमन का होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। तो उसके अंदर जो पार्ट है एम्पुला, उसमें 55%, याद रखिएगा 55% जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला के अंदर देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन ओबम है। और जो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, समझ रहे हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन वो भी कहाँ देखने को मिलता है? आपको फैलोपियन ट्यूब में ही और एम्पुला के पास देखने को मिलता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। कंट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई? जो कंट्रासेप्टिव पिल्स है ना, हम बोल सकते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स की जो ओसीपी है, ओसीपी का फुल फॉर्म ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये बर्थ कंट्रोल कैसे करती है? प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, क्या ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है? बी ऑप्शन है किलिंग ऑफ ओवा, क्या जो ओवम है उसको किल करती है? तीसरा ऑप्शन है फार्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, और चौथा ऑप्शन है किलिंग ऑफ स्पर्म। तो जो कंट्रासेप्टिव मेथड है या कंट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो कैसे काम करती है? तो याद रखिएगा जितनी भी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो क्या करती है? प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर देखने को मिलेगा। देखिए, जो बैरियर मेथड दिया हुआ है इसके अंदर बैरियर मेथड काम करता है। जैसे इसके अंदर कंडोम आ गया, मेल कंडोम हो गया, फीमेल कंडोम हो गया, और आपका स्पंज हो गया। समझ रहे हो? वो सब बैरियर काम करते हैं कि जो स्पर्म होता है उसको ओवम तक अगर कोई रोकता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड बोलते हैं। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ए नंबर करेक्ट देखने को मिलेगा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। समझ रहे हो? चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन? समझ रहे हो? ओवुलेशन को कौन सी ड्रग्स है जो इंडक्शन करती है, उसको इंडक्शन को बढ़ाती है? मतलब पूछा जा रहा है कि अपने आप, जैसा कि किसी पेशेंट को ओवुलेशन करवाना है, समझ रहे हो, किसी फीमेल में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसको आप मेडिसिन के द्वारा ओवुलेशन करवा रहे हो, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको हम लोग ओवुलेशन में मदद करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लीवोनर्जेस्ट्रॉल, क्या लीवोनर्जेस्ट्रॉल है? बी ऑप्शन है क्लोमीफेन, सी ऑप्शन है डायंजोल, और डी ऑप्शन है एथाइल एस्ट्राडायोल। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स पे मुझको आंसर करिए कि कौन सी मेडिसिन है जो कि ओवुलेशन के इंडक्शन को बढ़ा देती है, समझ रहे हो, या इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन करवाया जाता है। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस पूछा है। देखिए बेटा, जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है ये कभी भी ओवुलेशन नहीं करवाती, ये ओवुलेशन को रोकती है, समझ रहे हो। जो और एथाइल एस्ट्राडायोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं मालायन, ये मालायन के अंदर डली रहती है, समझ रहे हो,
यन के अंदर जो मेडिसिन होती है उसका नाम होता है एथाइल एस्टाडोल। और जो लीवोनोसिस्टॉल है ये आपकी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है। अरे बताओ कौन सी कंट्रासेप्टिव पिल्स है? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स देखने को मिलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्लोमिफेन। जो क्लोमिफेन है वो क्या करती है कि इंडक्शन करवाती है, ओवुलेशन करवाती है, समझ रहे हो? तो ओवुलेशन को करवाने के लिए जो हम दवा इंडक्शन में हेल्प करते हैं उस दवा का नाम क्या होता है? क्लोमिफेन देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। जब आप किसी पेशेंट को इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, समझ रहे हो? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी क्या होता है? तो याद रखिएगा जब भी हम किसी को आईयूडी लगाएंगे तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा डियर? ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग, समझ रहे हो? तो आप इसका जो राइट आंसर है वो क्या चला जाएगा? ब्लीडिंग। अच्छा, जो दूसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आईयूडी का वो क्या होता है? पेन होता है। तो इसको आप लोग सेकेंड पे रख सकते हो और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ब्लीडिंग। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है आईयूडी इंसर्शन का उसका आंसर होगा आपका ब्लीडिंग, समझ रहे हो? चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ब्लाइंड स्पॉट इज नोन एज। ब्लाइंड स्पॉट, अब देखिए बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है आपके प्यारी प्यारी आई की। ये बात हो रही है किसकी? आई की, समझ रहे हो? तो देखिए आई के ये जो बीच का पोर्शन होता है यहाँ पे क्या होता है? रेटाइना होता है। फिर इधर रेटाइना से कुछ नर्व जाती है, ठीक है? ये नर्व जाती है, इस नर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे यहाँ पे एक जगह कलेक्ट होती है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? माइकुला लूटिया। क्या बोलते हैं इसको? माइकुला लूटिया। और माइकुला लूटिया क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट, समझ रहे हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? माइकुला लूटिया। तो जो माइकुला लूटिया है इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये आई के अंदर देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कौन सा मिनरल या कौन से विटामिन की कमी होती है जिसके अंदर पेशेंट को या होने वाले बच्चे को क्या देखने को मिलता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मतलब शॉर्टकट में बात करें तो एनटीडी देखने को मिलेगा। किसकी कमी से देखने को मिलता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा क्या बोलते हैं विटामिन की डिफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है? कौन सी विटामिन? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। क्या कैल्शियम की कमी से? इसकी कमी से नहीं होता। हाँ, फोलिक एसिड की कमी से देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर, फोलिक एसिड। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। डिजॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट इज ए बिलो 7 बिलो। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा है? डिजॉक्सिन। देखिए डिजॉक्सिन आप कब नहीं दोगे पेशेंट को? अगर हार्ट रेट किससे नीचे हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पे ऑप्शन डाल दिया ए वाला कि अगर बिलो 70 मिनट पर मिनट है, समझ रहे हो? 70 बीट पर मिनट से है। सी ऑप्शन दिया है 90 बीट पर मिनट है। और बी ऑप्शन है 60 से कम है। और अगर डी है 80 से कम है। तो कब आप डिजॉक्सिन उसको नहीं दोगे? तो देखिए जो डिजॉक्सिन होता है ये एक प्रकार का आइनोट्रॉपिक एजेंट है। कैसा एजेंट बेटा? आइनोट्रॉपिक एजेंट। याद रखिएगा कैसा एजेंट है? आइनोट्रॉपिक एजेंट है। आइनोट्रॉपिक एजेंट है। और जो आइनोट्रॉपिक एजेंट होता है ये क्या होता है? देखिए ये हार्ट है, ये हार्ट है, समझ रहे हो? और ये हार्ट के चैम्बर होते हैं। तो क्या करता है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ा देता है। डिजॉक्सिन क्या करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, समझ रहे हो? स्लो कर देता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो पूछा है डिजॉक्सिन इज नॉट गिवन, अगर हार्ट रेट किससे कम हो तो इस ड्रग्स को नहीं देंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगर हार्ट रेट 60 से बेटा कम है, बिलो 60, तब हम इस ड्रग्स को नहीं देते। क्यों? अगर इसको देंगे तो हार्ट रेट और कम हो जाएगा, समझ रहे हो? और डिजॉक्सिन ड्रग्स आप चॉइस बेटा याद रखिएगा, हार्ट फेलियर की ड्रग्स आप चॉइस है। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे, कॉन्ट्रैक्शन उसका कम हो जाए, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? डिजॉक्सिन देते हैं, समझ रहे हो? तो डिजॉक्सिन ड्रग्स आप चॉइस हार्ट फेलियर के अंदर दिया जाता है। और अगर पेशेंट का हार्ट रेट 60 से कम है तो इस ड्रग्स को नहीं देते हैं। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए।
नॉर्मल इंट्रा आकुलर प्रेशर, समझ रहे हो, पूछा हुआ क्वेश्चन कि नॉर्मल इंट्रा आकुलर प्रेशर कितना होता है। देखिए इंट्रा आकुलर प्रेशर कहाँ होता है बेटा, ये आई के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, आई के अंदर, समझ रहे हो। और इस आई को जो इंट्रा आकुलर प्रेशर मेजर करता है उसका नाम होता है बेटा टोनोमीटर। टोनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, इंट्रा आकुलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है बेटा 10 से लेके 20 mmHg। अब आप लोग मुझे आंसर बताइए, इसमें कहीं दिया हुआ है 10 से 20 mmHg, पहला दिया है लेस दैन 25 mmHg, ये गलत है बेटा। बी ऑप्शन दिया लेस दैन 20 mmHg, ये करेक्ट आंसर है। मोर देन 20 इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, ए नहीं होगा। मोर देन 25 ए नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए नंबर आपका करेक्ट होगा, लेस दैन 20 mmHg, क्योंकि जो नॉर्मल इंट्राकुलर प्रेशर होता है वो कितना होता है 10 से 20 mmHg देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इन विच फॉलोइंग विच द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए अगर आप किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हो तो इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए जो बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक टेबलेट है। क्या एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, समझ रहे हो। और ये क्या करती है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि जो हमारे ईयर होते हैं, ईयर में जाके जो कार्टिलेज होता है उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है डायरिया, बी ऑप्शन है बोन मैरो डिप्रेशन, क्या बोन मैरो डिप्रेशन करता है। सी ऑप्शन है डैमेज टू 8 क्रेनियल नर्व, बेटा बिल्कुल सी नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या करेगा जो क्रेनियल नर्व है 8 नंबर की उसको क्या कर देगा, ये डैमेज कर देता है। लास्ट में दिया डैमेज टू ग्रोविंग कार्टिलेज, ये बेटा ऐसा कुछ नहीं करता है, 8 नंबर के नर्व को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर सी नंबर। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टैटिस इन ब्रेस्ट कैंसर। देखिए सवाल आया है ब्रेस्ट कैंसर से, अगर किसी को बेटा ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, समझ रहे हो, क्या हो जाए, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर। अब देखिए अगर किसी को बेटा ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो ये बोल रहा है कि उसका मेटास्टैटिस किधर देखने को मिलेगा। तो देखिए ए है ब्रेस्ट, ए ब्रेस्ट है, ए बोन है, स्टर्नम बोन, समझ रहे हो। तो बेटा अगर यहाँ पे बोन होगा तो पहले कैंसर कहाँ मेटास्टैटिस होगा, तो पहला कैंसर जाएगा किधर, लंग्स की ओर जाएगा, किधर जाएगा, लंग्स की ओर कैंसर जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फी नंबर, लंग्स की ओर फर्स्ट मेटास्टैटिस होगा, या मोस्ट कॉमन साइट जो है मेटास्टैटिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कहाँ जाएगा, लंग्स की। लंग्स के बाद देन किधर जाएगा बेटा, वो देन जाएगा लीवर की ओर, ठीक है, देन जाएगा लीवर की ओर। का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपका बी नंबर करेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द कॉज ऑफ एसाइटिस इन सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो जाए तो एसाइटिस क्यों काज होगा बेटा, क्यों एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है स्टमक के अंदर, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा फ्लूइड, उसी को क्या बोला जाता है, एसाइटिस। तो एसाइटिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो पूछ रहा है पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है तो एसाइटिस क्यों होगा। तो पहला है विटामिन डिफिशियंसी, क्या विटामिन डिफिशियंसी से होता है, नहीं। किडनी माल फंक्शन, बिल्कुल किडनी माल फंक्शन से नहीं होता, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्लूइड इम्बैलेंस, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल बेटा जो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। और एसाइटिस हो सकता है अगर पेशेंट के बेटा प्रोटीन की कमी हो जाए, किस प्रोटीन की, एल्बुमिन, याद रखिएगा, अगर पेशेंट के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो वहाँ भी क्या हो सकता है, एसाइटिस देखने को मिल जाएगा। एसाइटिस में क्या होता है कि जो स्टमक होता है, समझ रहे हो, इस स्टमक के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसके अंदर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेटा फ्लूइड भर जाएगा, क्या भर जाएगा, ऐसे फ्लूइड भर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो आज की क्लासेस डियर यहीं तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आपको ऐसी वीडियो बना के डालता रहूँ। थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।